बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मुल बलागा के बारे में बहुत ही अहम बातें पढ़ने वाले हैं। मैंने ये सोचा कि किया जाए कि मैं बराह रास्त आपको इल्म बलागा के ऊपर जो है ना वो लेक्चर देना शुरू कर दूं। ये इल्म बलागा जो है ये इसकी हकीकत क्या है और इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। दुनिया में इल्म बलागा जो है इसको दुनिया में कैसे स्टडी किया जाता है और किया जा रहा है। हमारे यहाँ अमूमन जो कंसेप्ट है जो मदारस में वो ये है कि भाई हम महदूद से एक आधी किताब पढ़ लेते हैं और हमने ये सोचा होता है कि ये सिर्फ़ इतना ही है कि हमने इसकी तारीफ़ें याद कर लेनी है और पेपर पास कर लेना है और इम्तिहान में नंबर शंबर ले लेने हैं। वो जो भी इल्म जो भी फ़न है और उसका जो हकीकी फ़ायदा है वो हमें हासिल नहीं होता। जबकि जितने उलूम व फ़नून हम पढ़ते हैं हमारे मदारस में हर एक का एक दायराकार है और उसके फ़ायदे हैं और उस एक एक इल्म की मदद से आप दुनिया में बहुत आगे जा सकते हैं अपनी फील्ड में। तो इसलिए पहले मैं हमेशा ऐसे ही करता था कि किताब है शुरू कर दिया और जो है ना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो इससे एक तो पता चलेगा कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, और इससे एक मोटिवेशन भी। और जो लोग स्कूल से मुंसलिक हैं, जो लोग स्कूल का पढ़ते हैं, वो ज़हन में जहाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई हम फ़लाँ टॉपिक हम पढ़ सकते हैं या फ़लाँ फील्ड में हम जा सकते हैं, तो इसको समझने के बाद हो सकता है किसी के ज़हन में ये चीज़ है, यार मैं ये चीज़ भी पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इल्म बलागत। ये जो इल्म बलागत है आपका इल्मुल बलागा, ये जो किताब है आपकी तफसीरुल बलागा किताब है, तो इसका ताल्लुक़ है फ़साहत व बलागत के साथ। और फ़साहत व बलागत जो है हर ज़ुबान में पाई जाती है और हमने बात करनी है फ़साहत व बलागत किसकी, अरबी ज़ुबान की। आगे मैंने इशारा दे दिया, फ़साहत व बलागत किसकी हमने बात करनी है, अरबी ज़ुबान की जो फ़साहत व बलागत है। अदरवाइज़ ये नहीं है जैसा कि कुछ लोग हम समझ रहे होते हैं हम में से भी फ़साहत व बलागत अरबी में है, दीगर ज़ुबानों में नहीं। हर ज़ुबान में फ़साहत व बलागत की स्टडी की जाती है। तो आप क्योंकि अरबी उलूम पढ़ते हैं, उलूम इस्लामी आपने पढ़ने होते हैं और वो बेसिकली अरबी में है, तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं अरबी ज़ुबान की जो फ़साहत व बलागत है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। अब फ़साहत व बलागत की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जस्ट मैं इशारा दे देता हूँ, फिर आगे चल के तफसीलन इसके ऊपर मैं लेक्चर दे दूँगा। अभी हमने ये देखना है कि फ़साहत व बलागत जो है ना ये इसके ऊपर कैसे काम हुआ और कब से काम हुआ, कब से काम हुआ। क्योंकि एक जो जनरल जो ओवरव्यू है वो हमारे ज़हन में खाका होना चाहिए, ताकि अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, तो आप मुताला कर सके उसको कर सकें। जब आपके पास एक चीज़ का क्रक्स खुलासा आ जाता है तो फिर आप उसके मुख्तलिफ पहलू आप देख सकते हो। और अगर वो चीज़ बिखरी हुई हो तो भाई आपको पता ही नहीं वो क्या है, किधर से आई है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसमें जब हम फ़साहत व बलागत को देखते हैं तो इसको अरबी ज़ुबान की जो फ़साहत व बलागत है उसको 2-3 अदवार में तकसीम किया जाता है बेसिकली। यानी जाहिली दौर में बलागत को देखा जाता है, ठीक है। और सुन लें एक मिनट, यहाँ पे एक बात याद रखें, ऊपर लिखा हुआ है फ़साहत व बलागत, आगे मैं बात करूँगा बलागत की। तो भाई ये क्या फ़साहत किधर गई, भाई फ़साहत प्लस समथिंग एल्स, फ़साहत उसमें कोई और चीज़ हो जाए वो होती है बलागत, फ़साहत उसमें कोई और चीज़ ऐड हो जाए वो होती है बलागत। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि बलागत के अंदर फ़साहत है इसलिए वो फ़साहत मैंने बार बार नहीं बोलना, मैंने बलागत बोलना है। जाहिली दौर में बलागत, ये जाहिली दौर कौन सा है, 500 से लेकर 622 तक। क्योंकि ये देखें ना ज़ुबान तो कदीम है, अरबी ज़ुबान तो कदीम दौर से है। और ये कब से है, इसमें वैसे अहले इल्म जो हैं, जो लुगत के जो माहिरीन हैं, उनका जो है ना वो मोस्टली वो ये कहते हैं कि अरबी ज़ुबान की जो एज है वो 3000 ईयर है, 3000 साल है। कितने? 3000 साल। क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों को वो देखते हैं किसी चीज़ की स्टडी करने के लिए, रॉक इंस्क्रिप्शन, ये जो कतबे शतबे ये होते हैं,
तो वो उनको जो तहरीरें मिली हैं, तहरीरों की मदद से, जो शक्लों की मदद से जो वो मतलब बताते हैं किसी चीज़ के बारे में कि इसकी कितनी एज है, वो कहते हैं कितनी इसकी एज है 3000 यानी 1000 कबल मसीह। लेकिन ज़ाहिर बात है 1000 कबल मसीह से कुछ मिले हैं, लेकिन उसका ज़्यादा जो हमारे पास तहरीरी मवाद पहुँचा है हमने तो उसको देखना है ना, उसके हिसाब से चीज़ों को हमने लेना है। तो इसलिए पहले की जो ज़्यादा तहरीरें वो नहीं है। और वैसे भी अरब का जो ख़ित्ता है आपको पता ही है कि वो वहाँ पे वो तहज़ीब व तमद्दुन वैसे नहीं था, लोग बदुओं जैसे ज़िंदगी गुजारते थे, लोग मुंतशिर थे, आगे पीछे बिखरे हुए थे, सिविलाइजेशन कम थी, छोटे छोटे शहर हैं। और वैसे नहीं है जैसे जो है ना वो रूम में था, ईरान में था, यूनान में था, ठीक है, चाइना में था, जैसे इंडिया में हमारे जो मतलब बड़े सग़ीर में जैसे सिस्टम था वैसा नहीं था, ठीक है। तो ये इस दौर में अरब कबाइल के शुअरा का अमलन फसाहत व बलागत का इस्तेमाल करना, यानी ये चीज़ पाई जाती है। मतलब ये है कि ये जो जाहिली दौर है उसमें जो शायर हज़रात थे उन्होंने फसाहत व बलागत का इस्तेमाल किया, और उसके जो शवाहिद हैं वो मिलते हैं उनकी तहरीरों में, उनके शेरों में, शुअरा शेर कहेंगे ना, उनके अशार में। और उनमें से जो जिनके अशार हम तक पहुँचे हैं और भी बहुत से लोग हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ये भी शॉर्ट है वो भी शॉर्ट है। अब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ यही है और सिर्फ यही हैं, तो उसमें ये इमरुल कैस का नाम बहुत ज़्यादा आता है, नाबिगा ज़ुबियानी का नाम आता है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा का नाम आता है, यानी ये शायर हैं और उनके अशार में फसाहत व बलागत पाई जाती थी, बलागत का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद 622 के बाद अहद नबवी है, अहद नबवी है। वैसे अल्लाह के नबी को जो नबूवत मिली 610 में मिली है ना, आप मक्का में रहे, फिर उसके बाद मदीना में गए। तो मक्का में रहे तो इतना सिस्टम नहीं था, सिस्टमेटिकली चीज़ों को नहीं, जब मदीना में गया तो चीज़ें मुनज़्ज़म हुई फिर, और एक मतलब बाकायदा हुकूमत हुई ना, वजूद में आई, और इख्तियार इक़्तिदार, फिर उसके बाद चीज़ें। तो इसमें कुरान करीम की जो बलागत है वो देखी जाती है, यानी बलागत का जो वजूद है, अरबी बलागत का जो वजूद है आप देख सकते हैं वो कुरान मजीद की शक्ल में, पैगम्बर की जो ज़ुबान है और पैगम्बर की जो हदीस है उसमें भी बलागत है, ठीक है। लेकिन उसमें चूँकि वो अल्फाज बदल भी देते हैं, कुरान मजीद के अल्फाज बदले हुए नहीं है, वो सेम टू सेम है, इसलिए कुरान मजीद की बलागत को स्टडी किया जाता है। फिर आगे अहद नबवी जो है ना वो 632 तक है। अब 632 से लेके 632 ईस्वी, आज 2000 है, 2025 है, 632 ईस्वी से लेके 750 तक उमवी दौर है। उसमें जो है ना उसको हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो काम हुआ है उसको नहीं हमने देखना। जो बेसिकली जो हमने देखना वो अब्बासी दौर है, वो अब्बासी दौर रहता है 750 से लेके 1258 तक। अब इसमें इल्म बलागत को फ़न की हैसियत हासिल हुई है। इसमें क्या हुआ है, इल्म बलागत को फ़न की हैसियत हासिल हुई है। अब इसका मतलब ये है, ज़ुबान में तो बलागत पाई जाती है, इधर ज़ुबान में बलागत पाई जाती है। जब आप प्रॉपरली किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और उसके जो कायदे कुली हैं वो निकाल के आप लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि फ़न वजूद में आ गया, फ़न वजूद में आ गया। जब क्या कहा जाता है ना उसूल फ़िक़ह का फ़न लिखा गया, तो अब ये नहीं कि पहले उसूल फ़िक़ह नहीं था, उसूल फ़िक़ह उसूल तो थे, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब प्रॉपरली स्टडी करके उन उसूलों को लिख देना, बाकायदा तहरीरी शक्ल में वजाहत कर देना, ये होता है फ़न की शक्ल इख्तियार कर लेना। अब इसमें जिन्होंने काम किया जो नुमायां नाम है, और आप किताबों में जिनके नाम देखेंगे, अब अल-जाहिज़ हैं, मैंने उनके ना ये वफ़ात का दौर साथ लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस किस दौर का बंदा है और कैसे कैसे ये काम हुआ है। जाहिज़ है 868 में ये बंदा फौत होता है, 868 ईस्वी में। अल बयान व तबयीन इसकी बड़ी मशहूर किताब है इल्म बलागा में। कुदामा बिन जाफ़र है, ये 948 में फ़ौत होता है, ये देख लें 100 साल के बाद तकरीबन। ये नक़्द शेर इसकी इल्म बलागा पे किताब है। ऐसे अब्दुल काहिर अल जुरजानी है, 1078 में ये फ़ौत होता है। दलाइलुल इजाद व असरारुल बलागा इसकी किताब है, ठीक है। इन किताबों से आप इस्तिफ़ादा कब कर सकते हैं, जब आप ये जो क्या कहते हैं इल्म है यहाँ पे तफसीलन पढ़ लेंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फ़खरुद्दीन राज़ी है, 1209 में ये बंदा फौत होता है। निहायतुल इजाज़ फ़ी दिरायतिल इजाज़, ठीक है, इसने ये बलागा की किताब लिखी है। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है 1389 में, 1300 ठीक है 1389, ये इसने अल मुतव्वल और अल मुख्तसर ये किताबें लिखी हैं।
और हमारे मदारस में जो किताबें पढ़ाई जाती रहीं आज तक और बाज़ जगहों में पढ़ाई जाती थीं, वो इन सब में से ये वाली हैं, ये वाली अल-मुतव्वल और अल-मुख्तसर। अब तो ये शॉर्ट आ गई है ना, उर्दू में इसको और शॉर्ट कर दिया और चीज़ें ऐड कर दी हैं। लेकिन आज से पीछे चले जाएं तो जो मेरे जो उस्ताद हैं, ठीक है, उनमें जो हमारे शेखुल हदीस हाफ़िज़ अमीन साहब हैं ओडा वाले के, मतलब उनके पास मैंने जो हाई लेवल की चीज़ें पढ़ी हैं और भी हैं, ठीक है, आप लोग नहीं जानते इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको जानते हैं ज़रा, वो आते जाते हैं। तो अल-मुतव्वल और अल-मुख्तसर जो है ना, ये किताबें मदारस में उन्होंने भी पढ़ी थी। और ये किताबें जब मैं जो है ना मैंने पढ़ा था और एंड पे जो है पढ़ने के लिए मैं गया था तकमीला करने के लिए, तो जो देवबंदी उलमा हैं उनके पास, तो वहाँ पे मैंने कुछ पढ़ी थी, अल-मुतव्वल और अल-मुख्तसर। समझ आ रही है? ये वाली किताब है और इसका हवाला आपको किताबों में बस औकात मिल जाएगा, भाई ये किताब मुतव्वल में मज़कूर है या मुख्तसर में। ये आम किताब मुख्तसर मानी अब भी पढ़ाई जाती है। जलालुद्दीन सयूती, इसका 1505 में ये बंदा फौत होता है, ये लिख लें 1505। ये अल-इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान इसने किताब लिखी है, और अल-मराग़ी है 1952 में, बलागतुल अरब इसने किताब लिखी है। ये कुछ किताबें, मेरा जो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि वो जो है ना, ये इस 750 के बाद जो लोग आए उन्होंने इसके ऊपर काम किया है, और जैसे जैसे काम आगे होता गया, काम वसी होता गया और मुनज़्ज़म अंदाज में होता गया। इसलिए जब आप पहले वाली किताबें पढ़ेंगे तो वो और अंदाज में लिखी हुई हैं कि बंदा परेशान हो जाता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं भाई तो वो उसमें अबवाब दर्जाबंदी वगैरह हर चीज़ है। ठीक, ये रिकॉर्डिंग भी देखते रहना भाई, इसमें कोई इशू तो ना, अगर कोई मैसेज वगैरह दे मुझे बताना, ठीक है। तो इशू है। अब इसके जो शोबे हैं, इधर हम चलते हैं, इसके शोबे इल्म बलागा के जो शोबे हैं, इसमें 3 शोबे हैं भाई, इधर अल-मानी, अल-बयान, अल-बदी, 3 ब्रांचेज हैं। इसलिए इसमें 3 इल्म हम पढ़ेंगे, इल्मुल मानी पढ़ेंगे, इल्मुल बयान पढ़ेंगे, इल्मुल बदी पढ़ेंगे। और आपकी किताब में सबसे पहले इल्म बयान है। इल्म बयान आपको सादा लफ्ज़ों में ये बताएगा कि आपने एक बात अरबी का एक जो जुमला है वो मुख्तलिफ अंदाज में कैसे लिखना है। तफसीली तारुफ करवाऊँगा मैं, जस्ट बता रहा हूँ, आपको इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुन लें आप। इल्म मानी आपको ये बताएगा कि आपने बात मौका महल के मुताबिक कैसे करनी है। कहाँ पे ज़ैदुन काइमुन कहना है, कहाँ पे इन्ना ज़ैदन काइमुन कहना है, कहाँ पे इन्ना ज़ैदन लकाइमुन लिखना है, कहाँ पे वल्लाह इन्ना ज़ैदन लकाइमुन लिखना है। ठीक है, इनमें जो बारीक डिफरेंसेस, जो फ़र्क हैं, वो आपको इल्म मानी बताएगा। और इल्म बती बताएगा आपको कलाम को खूबसूरत कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ खूबसूरती की बड़ी अहमियत है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं ज़ाहिरी खूबसूरती के लिए, तो भाई कलाम की खूबसूरती भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, ये इल्म बदी आपको बताएगा कि आपने पंजाबी में चौपड़ चापड़ के बातें कैसे करनी है। वैसे तो आपको आती हैं, लेकिन अरबी में चौपड़ चापड़ के बातें करने के लिए भाई वो तरीक़ेकार हैं। तो नंबर 4। नंबर 5, जदीद दौर में, आजकल के दौर में आया ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल होता है। ओ भाई, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत टॉप पे चले जाते हैं। जो इसके ऊपर फोकस करते हैं, इन चीज़ों को अमलन इस्तेमाल करते हैं, वो टॉप पे जाते हैं। अब मसलन शायरी में अगर आप करते हैं तो आपकी शायरी में फसाहत व बलागत है, तो आपकी शायरी आला दर्जे की है। अदब में, लिटरेचर में आप ड्रामा लिखें, आप नावल लिखें, अफसाने लिखें, कहानियाँ लिखें, और आपकी कलाम अगर अच्छी है जनाब, आपको पैसे मिलेंगे। लोग ड्रामे लिखते हैं, एक ड्रामे के जनाब, एक ड्रामा 50 लाख का बिकता है, ये 1 करोड़ का बिकता है। नावल लिखते हैं लोग, ये ऐसे महंगे महंगे बेचते हैं। तो ये भी एक फ़न है। हाँ जी, अब ये नहीं है कि खाली कमरे में बैठ के आपने कुछ और ही सोचना है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें माशरे के बारे में, तो आप कोई स्टोरी बना दें, लिख के दे दें। ये भी अर्निंग का एक ज़रिया है, और ये भी एक फ़न है, लोग कमाते हैं। अच्छा, तकरीर में तो जो मुकर्रिरीन हज़रात हैं वो फसाहत व बलागत का इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छे मुकर्रर हैं, पढ़े लिखे मुकर्रर हैं ना, जिन्होंने टू दी पॉइंट बात करनी होती है। और ये वाले हमारे जो होते हैं ना आम, ये जो मुकर्रर, इनकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो जो किसी दिन लत फाड़ ले, किसी दिन पुशल फाड़ ले जनाब, 2 रुपये का दे दन उसको दे दन, उनकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ। ज़राया इबलाग में इधर अब एक बंदा जो है वो साफ़ी है जनाब, वो गुफ्तगू कर रहा है, बड़ी उसकी सुलझी शुस्ता ज़ुबान होगी और जनाब अल्फाज उसके होंगे,
और मुख्तसर अंदाज में, जामे अंदाज में वो बात करेगा, वो भी फसाहत बलागत को अपनाता है। ऐसे खिताबत है, ऐसे तदरीस है, तदरीस में अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप टू दी पॉइंट बात करें, समझा दें, इजहार माफ़ी ज़मीर करें, सामने बंदे को, हर बंदे को बात समझ आ जाए तो अच्छे। अदरवाइज़ अगर आप भी जनाब टकरे मारे, टामक टोइयाँ गल फड़ी है, अगों कोई होर गल होंदे नाल लगी, उधर टुर पे, फिर अगों अभी लाहौर जा रहे थे, अचानक पेशावर की बात हुई तो पेशावर पहुंच गए, वहाँ से कोयटा चले गए, वहाँ से कराची, वहाँ से पाकिस्तान से कहीं और पहुँच गए। जाना कहाँ पे था? लाहौर जाना था, पता चले जनाब बंदा अमरीका पहुँचे हैं। तो अदालती निज़ाम में अगर आप ये अपनाते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, आपके अल्फाज बहुत अच्छे हैं और दलाइल देते हैं, तो भाई बहुत अच्छे आप वकील हैं, आप बहुत अच्छे वकील हैं, आप बड़े पैसे कमाएंगे। तो ये इसकी अहमियत है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है ये कि हमने एक आधी किताब पढ़नी है। दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे इसकी बाकायदा स्टडी होती है। मज़े की बात ये है, सुन लें, आप इसमें बीए कर सकते हैं इल्म बलागा में, बीए लिंग्विस्टिक एंड अरेबिक रिटोरिक, रिटोरिक इसको कहते हैं, RHETORIC, रिटोरिक। तो ये बीए कर सकते हैं आप, MA रिटोरिक बलागा में कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक, अरेबिक लिंग्विस्टिक या वैसे लिंग्विस्टिक एंड रिटोरिक, MPhil और PhD, भाई साहब आप इसमें डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं। और जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये जैसे ये देख लें, मुख्तलिफ जामियात में तदरीस, मैंने इशारा दिया हुआ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप चले जाएँ, जो हमारे लाहौर में सबसे करीब है ना, तो उसमें ये जो है ना, आप लिटरेचर, अरबी लिटरेचर रखें तो उसमें ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी जिनका नाम है, अज़हर यूनिवर्सिटी है, उम्मुल कुरा मक्का में, मदीना यूनिवर्सिटी है, जामिया कतर है और जामिया उर्दन है, ऐसे जो दीनी मदारस है वहाँ पे इसकी स्टडी बाकायदा करवाई जाती है। और मज़े की बात यह है कि जो मगरब की यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी अरबिक की जब स्टडी की जाती है तो वहाँ पे भी इसकी स्टडी करवाते हैं। वो लिंग्विस्टिक की स्टडी करते हैं ना, तो ज़ुबान, जब आपने किसी भी ज़ुबान की स्टडी करनी है तो उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो ये जो है ना फसाहत व बलागत, ये भी ज़ुबान का पहलू है, आगे चल के आपको बताऊंगा मैं। और ये जो कंसेप्ट है ना कि ग्रामर सीख लो, नाव सरफ, बस इतना ही काफ़ी है भाई। ये नाव सरफ के अलावा भी जो लफ्ज़ हैं उसके मुख्तलिफ अहवाल होते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं। अगर आप उनकी स्टडी करते हो डीपली, गहराई से, तो फिर जो है ना आपके इल्म मानी आता है, इल्म बयान आता है, इल्म बदी आता है, इल्म लुगत आती है, नाव सरफ आती है, तो फिर आपको अरबी जो है ना वो अच्छी समझ आ जाएगी, आप चीज़ों को बासानी हल कर सकते हैं। बात समझ आ रही? इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में और ये कायरा यूनिवर्सिटी ये मिस्र में है, ठीक है, जैसे अज़हर यूनिवर्सिटी है ना, तो इन सब जामियात में इसमें आप जनाब क्या कहते हैं बैचलर की डिग्री भी ले सकते हैं, MA भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं MPhil और PhD भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? तो सारी गुजारिश करने का मतलब ये है कि आप इसका जो है ना क्या कहते हैं छोटा मकसद मद्देनज़र ना रखें और ये ना समझें कि बस हमने तारीफ़ात, आप इसको ये शायद घूम गए, इसको पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, सबक हो रहा है भाई, बाद में बातें करनी है आपने। तो जैसे आपने तारीफ़ात नहीं, आप इससे आगे का भी सोचें। और कोई भी किताब पढ़ते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ मेरे पास आप 2 किताबें पढ़ रहे हैं, एक आप ये इल्म बलागा पढ़ेंगे, एक वरासत पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर मैं लेक्चर दे दूँगा, तो आप उसके हवाले से और किताबें भी लेकर आएँ। और उनकी फ़ारिग वक़्त में जब आपका दिल ना करे ये पढ़ने का, तो वो बंदा इस तरह की किताबें जो है ना मुतल्लिक़ा किताबें पढ़ता है, उससे एक तो इल्म गहरा होता है और शौक़ भी पैदा होता है, चीज़ें बंदा सीखता है, और फिर ये जो चीज़ है इंसान को आगे बढ़ने का सबब है। समझ आ रही है? तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने इल्म बलागा जो है उसका ताल्लुक़ किसके साथ है, फसाहत व बलागत के साथ है, अरबी ज़ुबान की, और अदवार में उसको कैसे कैसे स्टडी किया जाता है, मोटा मोटा हमने ये देखा है। और जो मेन काम हुआ है, कुछ लोगों का हमने तज़किरा किया, उसमें जिसका काम हम स्टडी अमूमन करते हैं हमारे मदारस में, ये सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, उसका मैंने आपको हवाला दे दिया। और फिर आगे उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया, 3 उसके जो है ना वो शोबे हैं। और उसके साथ साथ जदीद दौर में इसका इस्तेमाल भी फसाहत व बलागत का बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ जो है ना मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टडी की जाती है। तो ये कहना ये फजूल काम है भाई, आर्ट्स के मज़ामीन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, साइंस की वैल्यू है।
भाई वैल्यू बंदे की होती है, जहाँ पे साइंस पढ़ते हैं लोग तो मतलब अच्छे होते हैं, वो साइंस में आगे जाते हैं, जो आर्ट्स में अच्छे होते हैं वो आगे जाते हैं। और आर्ट्स का भी एक मतलब दायरा, उसमें ज़ुबान की स्टडी भी की जाती है और ज़ुबान के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। लोग इसके डॉक्टर होते हैं, इसके ऊपर मकाले लिखते हैं, इसके ऊपर लेक्चर देते हैं, और जनाब एक मुल्क से दूसरे ममालिक में, एक बर्र आज़म से दूसरे बर्र आज़म में लेक्चर देने के लिए जाते हैं। इन चीज़ों के ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है।